हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। अभी तक हमने केसीएल और केवीएल दो बातें करी थी, है ना। दोनों मेथड्स से सर्किट सॉल्व करने के लिए। तो जल्दी से हम एक क्वेश्चन उन दोनों को लेके रिवाइज करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं उनके और क्या क्या यूज हो सकते हैं और सर्किट और किस टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन आपके सामने है। सर्किट आपको दे रखा है, दोनों सेम ही है, दो अलग अलग मेथड से करेंगे इसलिए दो बार बना रखा है। तो फर्स्ट आप डायग्राम में देख के बात करेंगे। आपको पूछा गया है कि जो 6 ओम रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इसमें बताइए कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। हम यहाँ पे केसीएल और केवीएल दोनों मेथड यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अगर केसीएल से बात करें तो केसीएल क्या था, रिमेंबर। केसीएल में हम क्या करते थे, करंट लॉ या जंक्शन लॉ भी जिसको कहते थे, और उसी को नोडल एनालिसिस मेथड भी हमने बोला था। हमने क्या बोला था, किसी एक जंक्शन पे अगर करंट टोटल लिखी जाए तो टोटल करंट वहां से जो बाहर जाती है वो इक्वल टू जीरो होती है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल लिखते हैं। तो कहीं भी एक जगह जीरो मान लिया, लेट्स से अगर पोटेंशियल यहाँ जीरो है तो इस तरफ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 4.5। ये बात हमें पता है ना, बैटरी के हिसाब से इधर पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं, पोटेंशियल इंक्रीज होगा, यहाँ पे 4.5 हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कि जहाँ पे सिर्फ वायर्स होते हैं वहां पोटेंशियल सेम रहता है, तो हम इस तरीके से सारे पोटेंशियल लिख सकते हैं। यहाँ जीरो आ गया और यहाँ कितना आएगा, 3, क्योंकि ऊपर भी एक बैटरी है 3 की। अब यहाँ अपने को पोटेंशियल नहीं पता, अपन नहीं लिख पा रहे, एक्स मान लिया, तो यहाँ ऊपर भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इस तरीके से हम सारे रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल लिख सकते हैं। देखिए हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने कोई ना कोई पोटेंशियल लिख दिया है। ठीक है, अब हमें मानना है एक नोड। तो ये जो एक्स वाला है ये हमने नोड मान लिया, बीच वाला पॉइंट। यहाँ से जितना भी करंट जा रहा है वो टोटल करंट मिला के जीरो होना चाहिए। तो तीन जो ब्रांचेस यहाँ से चल रही हैं, इन तीनों ब्रांचेस में जो करंट होगा वो टोटल जीरो होना चाहिए, ये अपना हिसाब है। अब देखो 10 ओम रेजिस्टेंस जो ऊपर जिसमें करंट जा रहा है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक्स और उधर 3। तो एक्स माइनस 3 उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करूंगा तो ये वहां का करंट आ जाएगा वी बाई आर से। प्लस अगर 6 ओम में लिखता हूं मैं तो उसके अक्रॉस है एक्स और दूसरी तरफ है जीरो, एक्स माइनस जीरो बाई 6, ये वहां का करंट आएगा। और अगर 3 ओम के अक्रॉस लिखूं तो लिखूंगा एक्स माइनस 4.5 बाई 3 इक्वल टू जीरो। ये अपने पास तीनों करंट आ जाएंगे। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अपने को एक्स की वैल्यू मिलेगी, एलसीएम अपन ले लेते हैं यहाँ पे 30 लेट्स से। ठीक है, 30 एलसीएम आ गया, इधर आएगा आपके पास 3 टाइम्स एक्स माइनस 3 प्लस 5 टाइम्स एक्स माइनस 0 प्लस 10 टाइम्स एक्स माइनस 4.5। ठीक है, इक्वल टू जीरो। सॉल्व करते हैं, 30 उस तरफ गया, यहाँ से आया 3x माइनस 9 प्लस 5x प्लस 10x माइनस 45 इक्वल टू जीरो। देखिए कितना एक्स हो रहे हैं टोटल, 18x इक्वल टू 54, या x आपके पास आया यहाँ से 3। x की वैल्यू एक बार आपको मिल गई तो आप जो चाहे वहां से बता सकते हैं। आपको पूछा था करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम अगर मैं बनाऊं तो ये 6 ओम वाला रेजिस्टेंस है, इस तरफ इस पे पोटेंशियल है x और इस तरफ है पोटेंशियल जीरो। डायग्राम में अपन देख पा रहे हैं x कितना है 3, करंट कितना जाएगा यहाँ से, जो इसमें करंट जाएगा वो जाएगा 3 माइनस जीरो बाई 6, मतलब हाफ एम्पियर। 0.5 एम्पियर इज द करंट इन दिस। किसी और में अगर आपसे करंट पूछा जाता, लेट्स से 10 ओम में करंट पूछते, तो देखो 10 ओम बना दो, 10 ओम में इधर कितना है x और यहाँ कितना है 3, ऐसा लिखा हुआ है। और x भी आपको कितना मिला था, 3 मिला था। तो 10 ओम के अगर अक्रॉस देखें तो दोनों तरफ पोटेंशियल सेम है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है ही नहीं। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मतलब करंट भी इसमें कितना आएगा, 0 एम्पियर। तो इस ऊपर वाले सर्किट में कोई करंट नहीं चलेगा, मतलब यहाँ जो करंट जा रहा है वो 0 एम्पियर जा रहा है। तो जो भी करंट रहेगा वो खाली इस 3 ओम 6 ओम और 4.5 वोल्ट वाली बैटरी इसी सर्किट में रहेगा, ऊपर कोई करंट नहीं जाएगा। ये हम यहाँ से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो था इसका जंक्शन लॉ वाला मेथड। दूसरा मेथड जो हमने केवीएल पढ़ा था, लूप लॉ वाला मेथड। तो लूप लॉज में क्या करना था, चलिए जल्दी से इसको भी चेक कर लेते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा अपन नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि लूप लॉ कैसे लगाया जाए इसमें। ठीक है, तो दो लूप्स अपने को यहाँ पे दिख रहे हैं, अपन दोनों में
करंट मान लेते हैं कि इसमें करंट I1 ऐसा चल रहा है और ऊपर वाले में करंट I2 ऐसा चल रहा है। ठीक है, हमें हमेशा ध्यान किसमें रखना होता है, जो कॉमन ब्रांच होती है उसमें। 6 ओम वाला जो है वो कॉमन ब्रांच है, तो देखें तो नीचे वाले की वजह से इसमें करंट I1 चलेगा और ऊपर वाले की वजह से I2 चलेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं करंट I1 प्लस I2। ये 6 ओम वाले से करंट जाएगा टोटल, दोनों लूप्स की वजह से। ठीक है, और बाकी तो हमें पता ही है, इधर I1 चल रहा है और ऊपर यहाँ पे I2 चल रहा है। ठीक है, करना क्या होता है, दोनों लूप में केवीएल इक्वेशन लिखें। तो केवीएल इन लूप 1 अगर लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट लूप के लिए शुरू करते हैं, लेट्स से यहाँ से शुरू करते हैं। तो जहां शुरू करते हैं वो 0 मान सकते हैं। आगे चले इस तरफ, लूप के डायरेक्शन में चल रहे हैं, देखो है ना, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं बैटरी में, तो लिखूंगा प्लस 4.5। आगे चलिए 3 ओम रेजिस्टेंस मिला, 3 ओम रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो माइनस लिखा जाता है, तो माइनस आई आर, आई इज I1 और आर इज 3, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस कैसे लिखते थे, आई आर के हिसाब से। आगे चले 6 ओम के साथ, तो 6 ओम में भी करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं मतलब माइनस लिखना पड़ेगा। टोटल करंट I1 प्लस I2 है 6 ओम के लिए, इंटू 6 इक्वल टू 0। ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही लिख लेते हैं, तो लिखेंगे 4.5 माइनस 3I1 माइनस 6I1 माइनस 6I2 इक्वल टू 0। ये 1.5 से सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं। टोटल अपने पास जो I1 आ रहा है वो आ रहा है 9I1 विच इज 6 टाइम्स 1.5, तो 6I1 1.5 से कैंसिल करके लिख रहा हूँ मैं सभी को, माइनस 4I2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही लूप 2 में अगर केवीएल इक्वेशन लगाया जाए तो देखो क्या लिखेंगे। अब लूप 2 में शुरू करें, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, लेट्स से मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो जहां से शुरू कर रहे हैं वहां 0, और जो अपन ने लूप बनाया है उसी डायरेक्शन में चलेंगे। यहाँ अपन ने काउंटर क्लॉकवाइज लूप बना रखा है, तो अपन इस तरफ चलते हैं। जब बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव चलते हैं तो प्लस 3 लिखूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलूंगा 10 ओम रेजिस्टेंस में, इसी डायरेक्शन में करंट भी है और इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो माइनस 10I2 लिखा जाएगा। नीचे आएंगे तो 6 ओम रेजिस्टेंस के लिए बात करेंगे। 6 ओम में हम फिर से करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं इसी तरफ, तो लिखूंगा माइनस 6I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखें अगर, तो लिखा जाएगा माइनस 6I1 और I2 आप देखें तो माइनस 16I2 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो दो इक्वेशंस है अपने पास, यहाँ पे I1 और 2, उसमें को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस 6I1 माइनस 6I1 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ I2 वाली टर्म विच इज इक्वल टू 0। तो अपने को इन दोनों से फर्स्ट और सेकंड से मिलता है I2 इज इक्वल टू 0। देख पा रहे हैं, 1 में से 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो I1 वाली टर्म हट जाएगी, 3 वाली टर्म हट जाएगी, बचेगा सिर्फ I2 वाली टर्म और सामने 0, मतलब I2 इक्वल टू 0। और ये देखो अपने को पहले भी मिला था ना, I2 0 मतलब ऊपर वाले में जो करंट चल रहा है वो 0 है। और ये अपन ने पहले जब जंक्शन लॉ से बोला था तब भी हमने बोला था कि यहाँ जो ऊपर वाले सर्किट में करंट है वो 0 आ रहा है। तो आंसर सेम ही आना चाहिए, बिल्कुल आ भी रहा है अपने पास। I2 0 आ गया, I1 चेक कर लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में I2 0 रख दो, इसी में बात कर लेते हैं, तो आ जाएगा माइनस 6I1 माइनस 0 प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिला I1 इक्वल टू 1/2 एम्पियर, और यही अपने को 6 ओम में रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। 6 ओम का जो करंट है वो कितना है, I1 प्लस I2, I2 0 है मतलब हाफ एम्पियर। अगेन अपना आंसर आ रहा है, पहले भी यही आ रहा था 1/2 एम्पियर। ठीक है, तो दोनों मेथड्स आपको क्लियर होने चाहिए कि कैसे आपको इनको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं एक सर्किट की जिसे बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, 5 रेजिस्टेंस का एक सर्किट है। ठीक है, कितने रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस का एक सर्किट है। और कैसे अरेंज्ड है, तो जैसा आपको दिखा रखा है, ये P Q R S और N ऐसे 5 रेजिस्टेंस अरेंज होते हैं। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ आपको कोई भी सीरीज में नहीं दिखेगा और ना ही कोई पैरेलल में दिखेगा,
आप चेक कर सकते हैं। देखो P और R सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच में N वाला टर्मिनल कनेक्टेड है। ऐसे P और Q पैरेलल में नहीं है क्योंकि बीच में N कनेक्टेड है। तो ना तो ये कोई भी सीरीज में है ना पैरेलल में है, और इसको कैसे सॉल्व किया जाए? ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो लूप्स बना के इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आपके पास दो लूप हैं, इस तरीके से इक्वेशन लिखते हैं, ये एक लूप दूसरा लूप। ओके, इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, या अपन लूप से नहीं तो जंक्शन लॉ से भी कर सकते हैं। अपन दोनों भी मेथड पढ़े हैं, दोनों मेथड यूज किए जा सकते हैं। तो अगर मैं जंक्शन लॉ से लिखता हूँ लेट्स से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0, इधर लिखूंगा V। पोटेंशियल लिखने अपने को हर तरफ, यहाँ भी V हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, और बीच में अपने को कुछ नहीं पता, तो पोटेंशियल A और B मैंने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, पोटेंशियल A और B मैंने यहाँ पे मान लिया। X और Y भी मान सकते हैं, जो अपन हमेशा मानते हैं, कुछ भी मान लो। ठीक है, अब जंक्शन लॉ क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन से निकलने वाला टोटल करंट शुड बी इक्वल टू 0। तो अगर ए जंक्शन की बात करूं मैं, तो ए पे क्या लिखूंगा, ए से अगर देखा जाए तो टोटल करंट एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक नीचे की तरफ जाएगा। पी में जो जा रहा है उसके लिए लिखूंगा ए माइनस वी बाय पी। आर में जो जा रहा है उसके लिए लिखूंगा ए माइनस 0 बाय आर, और जो एन में जा रहा है उसके लिए लिखूंगा ए माइनस बी बाय एन इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। ऐसे अगर बी पॉइंट पे मैं लिखता हूँ जंक्शन इक्वेशन, तो क्या लिखूंगा, तीन करंट यहां से जा रहे हैं, तो जो क्यू में जा रहा है उसके लिए लिखूंगा बी माइनस वी बाई क्यू, प्लस जो एस में जा रहा है उसके लिए लिखा जाएगा बी माइनस 0 बाई एस, जो एन में जा रहा है उसके लिए लिखा जाएगा बी माइनस ए बाई एन इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन आपके पास बनती है जंक्शन लॉ से। अब अगर हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं पी क्यू आर एस एन, हमें सब पता है, तो हम आराम से दो इक्वेशन से ए और बी सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर बता सकते हैं। अब इसमें एक जो खास बात आती है वो क्या है, इसमें जो खास बात वो है ये कि अगर सॉल्व करने पे आपको ए और बी इक्वल मिल गए, इफ ए इज इक्वल टू बी, भाई आपके पास पी क्यू आर एस की ऐसी वैल्यूज हैं कि आपको सॉल्व करने पे ए और बी इक्वल मिल गए, पॉसिबल है बिल्कुल। तो ये हमारा एक स्पेशल केस बनता है जब हम कहते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू बी, तो सोचो ये जो एन बना हुआ है इसमें ऊपर जितना पोटेंशियल है नीचे भी उतना ही पोटेंशियल हो जाएगा, और जब पोटेंशियल किसी के अक्रॉस सेम हो जाता है तो उससे करंट कितना जाता है, 0। तो मतलब ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है उससे 0 करंट जाएगा, और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। क्लियर है बात? तो ये एक स्पेशल केस है जो हम पढ़ते हैं इस सर्किट में। कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए इक्वल टू बी होना चाहिए। और जब हम ए इक्वल टू बी इस इक्वेशन में डालें, ये जो दो इक्वेशन हमने ऊपर लिखी हुई है, इसमें अगर मैं ए इक्वल टू बी पुट करता हूं तो मुझे जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो मिलता है पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। ये फाइनल रिजल्ट मुझे इन दो इक्वेशन से मिलता है। आप चाहें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एक बार। इन दोनों इक्वेशन में बी की जगह आप ए पुट कर दीजिए और फिर सॉल्व कीजिए। ए को आप जैसे हटाएंगे वहां से, आपको ये रिलेशन मिलेगा पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। बहुत छोटा सा दो स्टेप्स में कैलकुलेशन है, आप खुद ट्राई करेंगे इसे। तो यहाँ से हमें क्या बात समझ में आई कि अगर आपको 5 रेजिस्टेंस ऐसे दे रखे हैं कि आप कोई भी सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन वहां नहीं देख पा रहे हैं, जैसे कि यह आपको क्वेश्चन में था, और अगर ये रिलेशन वहां फॉलो हो रहा है कि भाई जो रेजिस्टेंस दे रखे हैं उनका रेशियो इस तरीके से है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो 5 रेजिस्टेंस हैं वो एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बना रहे हैं। और जब बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होता है तो बीच वाले रेजिस्टेंस से करंट होता है 0। और अगर करंट 0 है तो वो रेजिस्टेंस उस सर्किट में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उस रेजिस्टेंस को वहां से हटा सकते हैं। ये एक बहुत खास बात अपने को यहाँ पे मिलती है। तो जैसे ही अपन ने इस एन रेजिस्टेंस को हटाया, तो देखो पी जो था आर पास में था, इधर नीचे क्यू था, और यहाँ पे ये था, ये बीच वाला रेजिस्टेंस अपन ने हटा दिया यहाँ से। तो अब ध्यान से देखें, तो पी आर क्यू और एस, क्या ये आपके पास दोनों सीरीज में मिल गए? देख पा रहे हैं, पी और आर सीरीज में है, क्यू और एस भी यहाँ पे सीरीज में है। और अब अपने पास एक
क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से, सर्किट जो है बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है कि पी और आर सीरीज में सॉल्व कर दो, क्यू और एस सीरीज में सॉल्व कर दो, देन दोनों को पैरेलल में ऐड कर दो। तो ये जो पी प्लस आर ऊपर सीरीज में बनेगा, क्यू प्लस एस नीचे सीरीज में बनेगा, इन दोनों को जब पैरेलल में ऐड करेंगे तो अपन फाइनल इसका रिजल्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात? तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमें देखना आना चाहिए, एक्चुअली सर्किट में हमें देखना आना चाहिए कि क्या ये जो 5 रेजिस्टेंस हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो क्या ये बैलेंस्ड है? बैलेंसिंग की कंडीशन, ये वाली कंडीशन हमें चेक करनी है। और अगर ऐसा है तो हम बीच वाले को हटा सकते हैं और हटाते ही हमारे पास आसानी से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें भी एक खास बात क्या है कि अगर सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं, भाई पी क्यू आर एस सब इक्वल टू आर हैं, सब बराबर हैं, तो जो रिजल्टेंट आता है वो भी आर के बराबर आता है। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं जैसे पी और आर ऊपर थे, तो अगर वो दोनों आर आ रहे हैं और ऐसे नीचे ये दोनों भी आर आ रहे हैं, तो ऊपर दोनों सर्किट में 2R हो गए सीरीज में, नीचे भी दोनों 2R हो गए सीरीज में, और 2R पैरेलल में फिर से आएगा R। तो जब चारों रेजिस्टेंस इक्वल हो तो आप सीधा इसको R के बराबर भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब व्हीटस्टोन ब्रिज किस किस तरीके से सर्किट में दिखा सकते हैं, हम कैसे पहचाने वो हम देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। तो एक तरीका है व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये फर्स्ट वाला मेथड जिसको रेक्टेंगुलर फॉर्मेट कहते हैं, कि ऐसा एक रेक्टेंगल बना होगा 4 रेजिस्टेंस का और बीच में एक 5वां रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा, और हमें पता है कि अगर यहाँ पे P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस है, मतलब इस रेजिस्टेंस के आसपास वाले अगर दोनों रेशियो देखा जाए, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो, अगर ये रेशियो इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं कि इस n को रिमूव किया जा सकता है, और इस n को रिमूव करते ही अपना सर्किट बड़ा आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, दूसरा देखो, डायमंड फॉर्मेट में दिया जा सकता है, फिर से वही है, इस बार इसको थोड़ा सा शेप चेंज कर दी, P और Q इस तरीके से हैं, R और S इस तरीके से हैं, ये भी हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। तीसरा तरीका ये हो सकता है स्ट्रेट फॉर्मेट में, यहाँ पे भी आप इसे अगर बना के देखें तो देखिए N बीच में है, ये एक तरफ P बना हुआ है, एक तरफ Q बना हुआ है, एक तरफ R है और एक तरफ S है, ये फिर से ऐसा ही रेजिस्टेंस अपना, ऐसा ही अपना सर्किट बना हुआ है। क्लियर है? इसी तरीके से नीचे स्क्वायर फॉर्मेट है, इस स्क्वायर फॉर्मेट को भी आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें भी n जो है वो बस आपको इस तरीके से कनेक्टेड दिखा रखा है, बाकी बातें तो सारी सेम की सेम ही है। एक टर्मिनल पे P और Q कनेक्टेड है, देख पा रहे हैं, एक टर्मिनल पे P और Q कनेक्टेड है, ऐसे एक टर्मिनल पे R और S कनेक्टेड है, और उनके बीच में ये n कनेक्टेड है। क्लियर है बात? और एक और जो फॉर्मेट होता है वो होता है ऐसा ट्राइंगल वाला फॉर्मेट, जिसको डेल्टा फॉर्मेट भी कहते हैं। इस डेल्टा फॉर्मेट में आप ध्यान से अगर देखें तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये n वाला, और ये P और Q जो अंदर आ रखे हैं, इसको अगर मैं फोल्ड करके बाहर ले लूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इस X को मैंने फोल्ड करके ले लिया बाहर, तो ये जो Q और P थे वो यहाँ आ गए, ये R और S जो यहाँ ऑलरेडी हैं ही, क्या ये आपके पास फिर से वैसा ही फॉर्मेट बन गया जो पहले बन रहा था? तो बस अपने को ये चीजें देखनी आनी चाहिए, इसके लिए आपके पास ये 5 फॉर्मेट है, इन 5 फॉर्मेट को आप ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसा कहीं भी दिखता है तो आप सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ चेक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मेट रेक्टेंगुलर, सेकंड डायमंड फॉर्मेट, स्ट्रेट फॉर्मेट, नाम से कोई मतलब नहीं है, जस्ट अपने को एक शेप याद रहे इसके लिए अपन ने इसको नाम दे दिया, बाकी ऐसे नाम से कोई मतलब नहीं है। स्क्वायर बना सकते हैं या डेल्टा बना सकते हैं। क्लियर है बात सारी? चलिए, तो ये तो हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड वर्जन, कि अगर P बाई क्यू R बाई एस के इक्वल है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, और हम बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं और चीजें सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है, मतलब जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो इक्वल नहीं आता है, तो क्या किया जाए? तो हम KVL और KCL से उस रेजिस्टेंस या उस सर्किट को सॉल्व करेंगे, जैसा हम ऊपर तक करते आए। तो हम ऐसा भी एक क्वेश्चन लेंगे जब अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसे कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए x और y के अक्रॉस। हर क्वेश्चन में यही
हर आगे वाले क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया है, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस एक्स एंड वाई। तो पहले ही अपने को देख के समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस हैं, कोई भी सीरीज या पैरेलल में नहीं दिख रहा है, तो हम सीधा तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे सीरीज पैरेलल लगा के। तो आर इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है तो हमें व्हीटस्टोन ब्रिज को देखना पड़ेगा। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि 5 रेजिस्टेंस हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो, तो देख लो 5/10 इज इक्वल टू 3/6। यस, दोनों रेशियो हाफ के बराबर बन रहे हैं, 1/2 1/2। अगर ये रेशियो सेम है तो मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है कि हम इस बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं। तो ये 4 ओम रेजिस्टेंस जो बीच में है, इसे हटा दिया अगर जाए तो ये 5 ऊपर बनेगा, 3 ऊपर बनेगा, नीचे इधर 10 बनेगा, इस तरफ 6 बनेगा, और ये आपका टोटल सर्किट हो जाएगा एक्स और वाई के बीच में। और अब तो बहुत आसान सर्किट है ये, है ना। ऊपर वाले दोनों सीरीज में, नीचे दोनों सीरीज में, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऊपर आपके पास आ गया 8, नीचे आपके पास आ गया 16। 8 और 16 को आप अगर पैरेलल में ऐड करते हैं तो आंसर आप लिख सकते हैं 8 इंटू 16/8 प्लस 16। दिस विल बी योर आर इक्विवेलेंट। क्लियर है बात? सॉल्व आप करेंगे। 8 इंटू 16/24, 8 से कैंसिल किया, नीचे 3 आया, आंसर आपके पास 16/3 इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। आसानी से कह सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज हमें देखना यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इस क्वेश्चन में भी हम देख पा रहे हैं कि 5 रेजिस्टेंस है, कोई सीरीज पैरेलल नहीं है, मतलब चमकना चाहिए कि आपको यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज देखना पड़ेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर देखें तो फिर से देखते हैं कि क्या ये बैलेंस्ड है। तो 2/4 3/6 ये रेशियो में देखना है। तो 2/4 इज इक्वल टू 3/6। यस, ये बैलेंस्ड है, रेशियो सेम है। जब बैलेंस होता है तो बीच वाला रेजिस्टेंस हटाया जा सकता है, मतलब 5 ओम आपने यहाँ से हटा दिया। अब आपके पास जो रेजिस्टेंस सर्किट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये 2 और 3 सीरीज में है, ये 4 और 6 सीरीज में है। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर बन रहा है 5, नीचे बन रहा है आपके पास 10। आर इक्विवेलेंट जब फाइंड करेंगे तो 5 और 10 पैरेलल में है। आर इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है 5 इंटू 10/5 प्लस 10। ये याद है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में था दो रेजिस्टेंस के लिए। तो आंसर आएगा आपके पास 50/15 विच इज 10/3 ओम्स। बड़ा आसान सा सवाल था, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये कैसा फॉर्मेट दिख रहा है आपको? डेल्टा फॉर्मेट दिख रहा है ना। डेल्टा फॉर्मेट में चेक कर लो, यहाँ तो सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं, आर 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 के बराबर है। जब सारी रेजिस्टेंस इक्वल हैं तब तो अपने को पता ही है कि ये बैलेंस ही आना है, क्योंकि आप रेशियो लेंगे तो R/R 1:1 का रेशियो आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो जैसे ही रेशियो आपको पता चल गया कि सेम है, या हमें पता है और सारे इक्वल हैं, इसका आर इक्वलेंट कितना आने वाला है? आर के बराबर आने वाला है। पढ़ा था हमने ये बात कि जब सारे रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आर इक्वलेंट भी आर के बराबर आएगा। ठीक है, आसानी से हो गया। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर देखें तो एक बार को देखने में तो अपने को लगता है कि पता नहीं कैसा है, क्या क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 5 रेजिस्टेंस नहीं है, ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो इसको क्या करते हैं अपन, फिर से थोड़ा सा बना लेते हैं। तो जो जो सीरीज पैरेलल में अपने को दिख रहा है उसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने को दिख रहा है कि ये आर और ये आर सीरीज में है, ये दोनों मिलके यहाँ पे 2R हो जाएगा। ऐसे ये आर और ये आर भी सीरीज में है, ये दोनों मिलके भी 2R हो जाएंगे। क्लियर है बात? फिर से एक बार इस सर्किट को बनाते हैं। तो ये जो एक्स दे रखा है, एक्स के बाद आर रेजिस्टेंस बना रखा है यहाँ पे। नीचे चलें तो ये रेजिस्टेंस अब 2R हो चुका है। ओके, आगे चलें तो यहाँ पे नीचे एक आर रेजिस्टेंस बना रखा है, और इस तरफ भी एक 2R रेजिस्टेंस हो चुका है। और इधर देखें तो यहाँ पे 4R रेजिस्टेंस है आपके पास। इसको अपन यहाँ से हटा के ऐसा बना लेते हैं ताकि विजुलाइज करना आसान रहेगा। और अगर देखो तो ये जो Y वाला कनेक्शन है वो बेसिकली यहीं से तो कनेक्टेड है, तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ इस तरीके से Y। अब अगर ध्यान से देखें तो X और Y के बीच में 5 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है फिर से। और जब 5 रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं तो हम रेशियो चेक करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज चेक करते हैं। तो रेशियो क्या देखें कि ये रेशियो क्या इक्वल टू ये रेशियो है, तो बिल्कुल दिख रहा है अपने को 1/2 का रेशियो है, R/2R।
और उस तरफ 2r/4r। रेशियो इक्वल है। जब इक्वल रेशियो होता है तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगेन अपना आंसर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे बीच वाला रेजिस्टेंस हटा देंगे तो r और 2r ऊपर बचेगा, नीचे 2r और 4r बचेगा। ये है x और ये है y। ऊपर आया 3r, नीचे आया 6r। सॉल्व करेंगे अगर तो आप आंसर लिखेंगे r इक्वलेंट इक्वल टू 3r इंटू 6r डिवाइडेड बाय 3r प्लस 6r। आंसर आएगा 2r। क्लियर है बात? कर सकते हैं आसानी से सॉल्व इसे। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बताइए x और y के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये डेल्टा फॉर्मेट नहीं है। डेल्टा फॉर्मेट क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें बीच में एक कनेक्शन लूज था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नहीं था, x और y यहाँ पे हमने बना रखे थे। डेल्टा फॉर्मेट से थोड़ा सा अलग है ये। और इसमें देखो रेजिस्टेंस भी 6 है, 5 नहीं है, 6 रेजिस्टेंसेस है। अब इसे कैसे सॉल्व करें? तो देखो ध्यान से जल्दी से क्या किया जाए। इसे हम देख सकते हैं इस तरीके से कि अगर ये नीचे वाला रेजिस्टेंस में एक बार को भूल जाऊं, ये जो आर ओम है, ये वाला जो आर ओम है, इसको अगर मैं एक बार के लिए भूल जाऊं तो 5 रेजिस्टेंस ऊपर बन रहे हैं ना, है ना, 5 बन रहे हैं ऊपर। उन 5 को अगर देखा जाए, भाई इसको मैं एक बार हटा देता हूं यहाँ से ताकि अपन विजुलाइज कर सकें आराम से। इसको पूरे को अपन ने हटा दिया। अब आपके पास आराम से 5 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं अपने को, कोई खास बात नहीं है। और ये 5 अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे हैं? देखो ध्यान से, ये एक कनेक्शन, इससे 2 रेजिस्टेंस निकले हुए हैं। ऐसे ये एक कनेक्शन, इससे 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं और बीच में ये एक 5वां रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। क्या फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है? आप चाहो तो इस एक्स और वाई को ऐसे खींच के बना लो तो ये एक रेजिस्टेंस ऐसे बन जाएगा, ये बीच वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये इधर फिर से ऐसे रेजिस्टेंस हो जाएंगे। एक्स और वाई को आपने ऊपर की तरफ खींच लिया तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और बैलेंस्ड भी है क्योंकि सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे आर के बराबर दे रखे हैं। और जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो हमें पता है कि अपन ये बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं और जैसे हटाएंगे और सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो अपने को पता है कि इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट वो आएगा आर के बराबर। तो अपने के पास ये 5 सर्किट सॉल्व हो गए और इसका रेजिस्टेंस आ गया आर के बराबर। पर अपना जो इनिशियल सर्किट था वो कैसा था? क्या यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था आर? तो अब अपने पास आसानी से हो गया सॉल्व कि भाई ये एक्स के और वाई के बीच में ये एक कनेक्टेड है आर ऑलरेडी, और ऊपर वाले जो 5 थे जो व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे थे उनको सॉल्व करके भी अपने को कितना मिला? आर मिला। तो आपके पास आंसर आ गया कि 2 आर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं और इन जब आर रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करेंगे तो आर इक्विवेलेंट मिलेगा आपको R/2 के बराबर। आसानी से कर सकते हैं इसे। ध्यान क्या देना था कि उन 6 में से 5 को हमने अलग देखा, उन 5 को हमने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया, उसका जो रेजिस्टेंस मिला आर के बराबर में मिला और जो छठे था उससे हमने उसको वापस ऐड कर दिया। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज ढूंढना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में भी क्या हो रहा है, ध्यान से देखें तो ये 5 रेजिस्टेंस अपने को दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5, है ना। और ये 5 रेजिस्टेंस मिलके क्या एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे हैं, ये चेक कर लो। तो यस, ये एक टर्मिनल से 2 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, ऐसे इस एक टर्मिनल से 2 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं और बीच में यहाँ पे ये ऐसे जुड़े हुए हैं। तो हाँ, ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो बना रहे हैं और ये सारे इक्वल आपको दे रखे हैं, यहाँ भी लिखा नहीं है पर सारे रेजिस्टेंस आर के बराबर है। तो जब सारे इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं तो अपने को ये बात भी पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में इक्विवेलेंट भी आर के बराबर मिलता है। तो अपना काम तो बड़ा आसान हो गया कि अब अगर एक्स और वाई देखा जाए तो ये नीचे वाले 3 रेजिस्टेंस जो हैं वो अपन एज इट इज फिर से बना देते हैं। ये जो नीचे वाले 3 रेजिस्टेंस है अपन ने एज इट इज इनको फिर से बना दिया। और ये ऊपर वाले जो 5 रेजिस्टेंस थे, ये वाला जो पूरा सेगमेंट था, ये सेगमेंट एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है जिसका इक्विवेलेंट आर के बराबर है क्योंकि सारे रेजिस्टेंस इक्वल है। और जब आर के बराबर है तो एक्स और वाई के बीच में अपने को बस एक आर रेजिस्टेंस यहाँ पे
बनाना है। अभी सारे रेजिस्टेंस को जल्दी से एक्स और वाई के बीच में अगर बना दें तो देखते हैं क्या मिलता है अपने को। या हम ये भी कह सकते हैं कि इस पूरे को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि इस आर को यहाँ से रिमूव कर दिया। भाई ऊपर वाला जो व्हीटस्टोन ब्रिज था इसमें से इस आर को अपन ने रिमूव कर दिया। इस आर को रिमूव करते ही अपने पास अब जो सर्किट बन रहा है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, उस आर को रिमूव करते ही सर्किट बन गया अपने पास ऐसा। अब अगर ध्यान से देखें तो फिर से जो नीचे वाला ये सर्किट बन रहा है, ये जो सर्किट बन रहा है अपने पास नीचे वाला, ये फिर से एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है 5 के साथ, और ये बिल्कुल वैसा ही है। भाई मैं आपको उस पहले वाला डायग्राम में बता देता हूँ। तो देखो अगर अपन यहाँ ऊपर वाले सर्किट में से व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से ये वाला आर अगर अपन हटा दें यहाँ पे, तो ये आर जैसे हटाया सर्किट बन गया कुछ ऐसा। अब ये नीचे वाला जो सर्किट दिख रहा है, ये 5 रेजिस्टेंस का जो सर्किट दिख रहा है अपने को, ये फिर से एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है। इसमें भी अगर देखा जाए तो क्या मैं इस बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा सकता हूँ, क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, सारे रेजिस्टेंस आर के बराबर है। क्या आपके पास आसानी से अब सर्किट सॉल्व हो जाएगा? सब कोई सीरीज में है और उसके बाद पैरेलल में है। पहले ये दोनों सीरीज 2R, ये दोनों सीरीज 2R और ये दोनों सीरीज 2R, और ये तीनों 2R पैरेलल में है, तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा R इक्वलेंट इक्वल टू 2R/3। क्लियर है बात? किया जा सकता है क्वेश्चन आराम से। फिर से बता देता हूँ एक बार। हमने पहले क्या किया कि यहाँ जो रेजिस्टेंस था इस तरीके से, तो हमने पहले ऊपर वाला सेगमेंट देखा। इस ऊपर वाले सेगमेंट में ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज हमें बनता हुआ दिखा। इस व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर सॉल्व किया तो सारे रेजिस्टेंस आर थे, हम इस बीच वाले रेजिस्टेंस को आसानी से यहाँ से हटा सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम पे। और ऐसे नीचे वाला सर्किट जब देखा तो उसमें भी इस बीच वाले सर्किट को हटाया जा सकता है, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे बन रहा है। ये दोनों हटते ही अब बहुत आसान हो गया अपने पास। ये दोनों मिलके 2R, ये भी 2R और ये भी 2R। जब तीन 2R पैरेलल में होते हैं तो आंसर आएगा 2R/3 के बराबर। क्लियर है बात? आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है। उस तरीकों को कहते हैं सिमेट्रिक सर्किट्स। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक सर्किट। अब वो सिमेट्रिक सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं आगे आके अपन देखते हैं। चलिए, उससे पहले ये एक क्वेश्चन और है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। फिर से देखो तो क्या आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहे हैं यहाँ पे? क्या 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आप उठा सकते हैं यहाँ से? कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है जल्दी देख लो। ये 2 ओम 2 ओम 8 8 और ये बीच में 10। क्या ये 5 का एक रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है जो व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है? और व्हीटस्टोन ब्रिज जब बनता है तो चेक कर लो क्या रेशियो सेम है, 2/8 और 2/8। रेशियो बिल्कुल सेम है, मतलब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज भी है ये। और अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है मतलब मैं बीच वाले 10 ओम को हटा सकता हूँ। 10 ओम आपने जैसे हटाया तो आपको चीजें बहुत सारी सॉल्व होती हुई दिख गई। ऊपर वाले दोनों सीरीज में है। फिर से देखो कि आपको फिर से एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। यस, ये 8 8 2 2 और बीच में 10। फिर से एक व्हीटस्टोन ब्रिज हमें दिख गया। अब देखा जाए तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज में फिर से क्या रेशियो सेम है? 8/2 8/2। यस, रेशियो सेम है मतलब बैलेंस्ड है, और बैलेंस्ड है मतलब बीच वाले रेजिस्टेंस को हटाया जा सकता है। फिर से इस 10 ओम को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। बहुत आसान सा सर्किट हो गया अब तो अपने पास। ऊपर जो सर्किट बन रहा है ये 4 ओम, बीच में 16 ओम, यहाँ पे फिर से 4 ओम। ये अपने पास एक सर्किट है। ये तीनों पैरेलल में है। नीचे एक 48 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। क्या आपसे अगर करंट पूछा जाए तो आप बता सकते हैं? आसानी से बताया जा सकता है। हर ब्रांच में करंट हम निकाल सकते हैं। आपसे अगर करंट पूछा गया कि बताइए इस 8 ओम में कितना करंट जा रहा है, तो ये वाला सर्किट है। इस ब्रांच में करंट आपसे पूछा है। ये 16 ओम, 16 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 48 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ 48 तो यहाँ भी 48।
पोटेंशियल डिफरेंस अपने को पता है, करंट आराम से निकाला जा सकता है 48/16 3 ओम 3 एम्पियर्स करंट इसमें आ जाएगा। किसी और में पूछा जाता तो निकाल लेते। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाता तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/4 से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते थे, तीनों पैरेलल में थे। ठीक है, तो जो भी चीजें पूछी यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। अब सर्किट बहुत आसान हो गया है। तो बस हमें ये देखना था कि ये जो बीच में 10 ओम दो कनेक्टेड थे, ये दोनों व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कर रहे थे या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का पार्ट थे। इन्हें दोनों को हटाया जा सकता है और जैसे ही हमने हटाया अपने पास सर्किट बहुत आसान मिल गया। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, अगर एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने का तरीका, भाई अनबैलेंस्ड है या नहीं पहले तो चेक कर लो। व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, बिल्कुल 5 रेजिस्टेंस है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं। रेशियो 5/6 और 3/2 इक्वल नहीं है, रेशियो इक्वल नहीं है। और जब रेशियो इक्वल नहीं होता तो हम इस रेजिस्टेंस को नहीं हटा सकते, ये यहीं रहेगा। और जब ये यहीं रहेगा तो ना कोई सीरीज दिख रहा है ना कोई पैरेलल दिख रहा है, मतलब अब हमें मेथड अपना चेंज करना पड़ेगा। तो मेथड क्या करें? तो हम क्या करते हैं, इस ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं ऐसी। मान लिया यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है 100 वोल्ट्स की। इससे क्या होगा कि मैं पोटेंशियल लिख पाऊंगा, यहाँ 0, यहाँ 100, तो यहाँ भी 100 और यहाँ भी 0। और दो ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे हमने एक्स और वाई पोटेंशियल मान लिया। दो जंक्शन आपको यहाँ दिख रहे हैं, एक्स वाला जंक्शन वाई वाला जंक्शन। तो हम केसीएल यूज करते हैं, जल्दी से जंक्शन लॉ यूज करते हैं। तो अगर मैं एक्स पे केसीएल इक्वेशन लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, 3 डायरेक्शन में यहाँ से करंट जा रहा है। 5 ओम में अगर लिखूं तो लिखूंगा x माइनस 100/5। 3 ओम में अगर लिखूं तो लिखूंगा x माइनस 0/3। और अगर 4 ओम में लिखूं तो लिखूंगा x माइनस y/4 इक्वल टू 0। अगर y जंक्शन पे इक्वेशन लिखी जाए तो फिर से 3 करंट आपके पास हैं, इन तीनों को करंट को अपने को लिखना है, टोटल 0 करना है। तो अगर 6 ओम में लिखा जाए तो लिखूंगा y माइनस 100/6। 2 ओम में अगर लिखा जाए तो लिखूंगा y माइनस 0/2। और 4 ओम में अगर लिखा जाए तो लिखूंगा y माइनस x/4 इक्वल टू 0। आपके पास यहाँ से फिर से दो अननोन, दो इक्वेशन x और y। एक बार अगर x और y फाइंड हो गए, यहाँ से अगर आपको मिल गए तो क्या आसानी से किया जा सकता है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है x और y के, और x और y मिलने के बाद क्या आप आसानी से हर ब्रांच का करंट निकाल सकते हैं, है ना। तो सोचो, लेट्स से अपन अज्यूम कर लेते हैं कि x की वैल्यू x है और y की वैल्यू y है जो आपको मिल चुकी है। ठीक है, अब अपने को पूछा क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट आपसे पूछा गया। तो अपने को ये बात पता है ना कि टोटल करंट जो यहाँ से जाएगा I, वही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और वही फाइनली यहाँ से वापस बाहर आएगा। और हमने बोला था कि अगर I करंट इसमें टोटल जा रहा है तो ये V/R इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि अगर R इक्विवेलेंट मुझे फाइंड करना है तो V/I मेरा आंसर होगा। V है 100 और I मुझे यहाँ पे टोटल देखना है कि कितना फ्लो हो रहा है। और टोटल I कितना है, तो टोटल I वही है जो इस 5 ओम और 6 ओम रेजिस्टेंस में जाएगा। क्योंकि भाई टोटल रेजिस्टेंस अगर टोटल करंट I चला, इधर I1 गया और इधर अगर I2 गया, तो I इज नथिंग बट I1 प्लस I2। तो यही करंट अपने को यहाँ से चाहिए। और x और y की वैल्यू अगर मुझे मिल चुकी है तो I1 I2 भी तो मैं लिख सकता हूँ। I1 कितना लिखूंगा, तो I1 क्या है, ऐसा 5 ओम रेजिस्टेंस है, इधर से I1 चल रहा है, यहाँ पे अपने को पता है 100 वोल्ट का पोटेंशियल है और यहाँ पे x का पोटेंशियल है। तो I1 कितना लिखा जाएगा, 100 माइनस x/5, ये हो गया आपका I1। और अगर I2 लिखना है तो I2 कहाँ है, नीचे 6 ओम वाले रेजिस्टेंस में, तो 6 ओम में I2 जा रहा है इस तरफ, इधर है 100 और इधर है y। तो I2 कितना लिखा जाएगा, 100 माइनस y/6। ये आपके पास आ गया I2। x और y की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, मतलब I1 I2 भी आपको मिल चुका है। और एक बार I1 I2 अगर मिल गया
तो अपने को पता है कि I इज नथिंग बट I1 प्लस I2। इस I को अगर आप यहाँ पुट करते हैं, V आपको पता है आपने 100 वोल्ट्स ले रखी है, बैटरी 100 वोल्ट्स की लगा रखी है, तो क्या R इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा। ये तरीका है कि अगर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उससे R इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाए। क्लियर है बात। तरीका वही है जो अभी तक हम यूज कर रहे थे, केसीएल केवीएल वाला ही तरीका है, बस इसको यहाँ पे इस तरीके से यूज करना है। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ 2 स्टेप्स में आप इसको मान सकते हो। एक बार आपने एक्स और वाई पे नोडल इक्वेशन लगाई या जंक्शन लॉ लगाया, उन इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई फाइंड कर लिया। अब आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो हमने क्या टोटल करंट यहाँ पे देखा। टोटल करंट कितना है, तो जो करंट अंदर आया वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वही टोटल करंट है, इन दोनों का करंट अपने निकाल लिया। या आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि जो टोटल करंट बाहर आ रहा है वो कहां से आ रहा है, इस 3 से और इस 2 से बाहर आ रहा है ना। तो आप ये भी लिख सकते थे यहाँ पे कि अगर ये I3 और I4 है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, I1 I2 से भी लिखा जा सकता है और I3 I4 से भी लिखा जा सकता है। I3 प्लस I4 इज ऑल्सो इक्वल टू I, क्योंकि जितना करंट बाहर आ रहा है वो भी टोटल I के बराबर है। और I3 और I4 अगर लिखना है तो 3 ओम और 2 ओम में लिखना है। तो 3 ओम अगर देखा जाए तो ऐसा बना हुआ है, इस तरफ है X, इस तरफ है 0, और इसमें करंट चल रहा है I3। तो मैं I3 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे कितना, X माइनस 0/3। और ऐसे अगर I4 देखो जो 2 ओम में चल रहा है, तो Y और 0 है और 2 ओम रेजिस्टेंस है। तो 2 ओम रेजिस्टेंस में I4 यहाँ चल रहा है, इस तरफ है Y, इस तरफ है 0, तो I4 लिखा जाएगा Y माइनस 0/2। और X और Y फाइंड कर ही चुके हैं, I3 I4 आप यहाँ से निकाल के फिर से आप इसको I की जगह I3 प्लस I4 रख दें तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। I3 प्लस I4 इक्वल टू I, ये आप वहां रखेंगे तब भी आपको सेम आंसर वहां से मिलने वाला है। क्लियर है बात। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाले। पहले जंक्शन लॉ लगाना है, एक्स और वाई निकालना है। यहाँ तक तो आप कई बार कर चुके हैं, इतना आराम से किया जा सकता है। देन टोटल करंट अपने को चाहिए। टोटल करंट हम या तो जो अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो देख सकते हैं, या जो बाहर आ रहा है टोटल वो देख सकते हैं। तो I1 I2 अगर देख रहे हैं अंदर जाता हुआ तो वैसा देख लो, या I3 I4 जो बाहर आता हुआ है वो देख लो। कोई भी करंट से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस टोटल करंट अपने को यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर है बात। चलिए, तो आज के लिए इतना करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे सिमेट्रिक सर्किट्स की, कि अगर सर्किट जो दे रखे हैं उसमें हमें सिमेट्री दिख रही है, मतलब रेजिस्टेंसेस जो हैं आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि वहां कोई सिमेट्री हम फाइंड कर सकें, तो क्या कोई एक छोटा तरीका है जिससे वो क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकें, वो हम नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय आप सभी को, पढ़ते रहिए और कोई डाउट है तो पूछिए।